Welcome guys, welcome to the first lecture of the 2024 Indian Express Explained series। तो मैं 2024 फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है उनको बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा इनका इंडियन एक्सप्रेस का रहता है एक्सप्लेन्ड वाला, उसको ज़रूर पढ़ना रहता है। अभी तो उसके लिए समय नहीं है, बट अगले अटेम्प्ट में या मेंस वगैरह में आई हाईली रिकमेंड कि इनका एक्सप्लेन्ड सीरीज आप उसको सब्सक्राइब करें। रमन इफेक्ट के बारे में कहते हैं, फरवरी 28 को नेशनल साइंस डे था, तो उसी के नाम पे आया था ये आर्टिकल सर सीवी रमन पे। हर साल आता है वैसे ये आर्टिकल, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। GS3 वगैरह में आपको साइंस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस अंदर में आपसे 10 नंबर का पूछ सकता है यूपीएससी। ओके, रमन इफेक्ट। सो व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ लाइट, व्हाट इज रमन इफेक्ट? जब एक स्ट्रीम ऑफ लाइट पास करता है एक लिक्विड से, ओके, अ फ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड बाय द लिक्विड इज ऑफ डिफरेंट कलर। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, बहुत सिंपल। एक वाटर का ग्लास था, इसमें कुछ लिक्विड आपने भरा बीकर में, और वहां से क्या किया, लाइट को जो है आपने पास करवाया। तो जब लाइट इससे पास हुई तो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जो है स्कैटर हुई। सारी लाइट ऐसे इधर से नहीं निकली, ओके, सारी लाइट जो है यहां से नहीं निकली, कुछ लाइट स्कैटर कर गई। इससे हमें क्या पता चलता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? तो इससे जो है हमें इंटरनल कॉम्पोजिशन के बारे में पता चलता है ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो आप सोचेंगे कि रमन इफेक्ट का क्या यूज है। तो रमन इफेक्ट का क्या यूज है? रमन इफेक्ट का यही यूज है कि रमन इफेक्ट को यूज करके स्पेक्ट्रोस्कोपी ये जो है उसको इवॉल्व किया गया, और इंटरनल कॉम्पोजिशन विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर। एक पिलर है, उससे लाइट पास करा के, मतलब लाइट, नॉट द लाइट दैट रमन पास्ट, बट अ मोर एडवांस्ड, ओके, लाइट जो है आप पास कराओगे, और फिर उसके स्कैटरिंग को देखोगे। जिस एंगल में स्कैटर हो रहा है उस हिसाब से आप पता लगाओगे कि अंदर में कितना खोखला है और कितना मजबूत है। क्या ये चीज आपको समझ में आई? व्हाट इज एक्चुअली द वर्क ऑफ रमन्स इफेक्ट? हाउ रमन्स इफेक्ट, ये नॉन इन्वेजिव प्रोबिंग, मतलब विदाउट एनी इन्वेजन, अंदर में होल ड्रिलिंग बिना कुछ किए हम क्या कर सकते हैं, नॉन इन्वेजिव प्रोब कर सकते हैं कि अंदर का मटेरियल कैसा है। अंडर का मटेरियल जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रमन इफेक्ट जो है उसको देखना पड़ेगा। और रमन इफेक्ट क्या कहता है कि जो लाइट होती है, जो स्कैटर करती है डिफरेंट वेवलेंथ पे और डिफरेंट एंगल्स पे, तो उससे हमें पता चल जाएगा। ओके, एंड व्हाई दिस लाइट स्कैटरिंग हैपेंस? दिस हैपेंस ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ में चेंज के चलते, ओके, वेवलेंथ में चेंज के चलते हमें ये देखने को मिलता है। एनी डाउट्स हियर? एनी डाउट्स हियर? और लाइट बीम जो है, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम, और ये जो है लाइट आपका मॉलिक्यूल्स डिफ्लेक्ट करता है। जैसे वाटर के जार में आपने पास करवाया, कोई लिक्विड है मान लो, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो जो है लाइट को स्कैटर करेगा। तो इससे हमें क्या, इससे सीख मिली? इससे हमें सीख मिली कि विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर, जनरली पिलर्स वगैरह होते हैं बिल्डिंग में, उनको हम इससे प्रोब करते हैं। इस इफेक्ट जो है के बेस पे जो प्रिंसिपल बना है, इसी रमन इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है उसी के बेसिस पे बहुत बड़े बड़े मशीन्स बने। और वो क्या करते हैं, बिना कुछ पिलर को डैमेज किए, बिना किसी बिल्डिंग के मटेरियल को डैमेज किए, दूर से ही हम देख सकते हैं अंदर का कंपोजिशन कितना है। ओके, रमन इफेक्ट इज व्हेन द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द लाइट is affected by the vibrations of the molecules और मटेरियल अंडर ऑब्जर्वेशन, जिससे क्या होता है, वेवलेंथ में चेंज आता है। जिस वेवलेंथ पे लाइट लाइट स्कैटर हो रही है उसमें चेंज आता है। तो जब हम उस चेंज को पढ़ते हैं, जब हम उस चेंज को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि ओके, दिस इज वाई, बिकॉज अंदर में ये मटेरियल होगा, हो सकता है एस्बेस्टोस है या कोई मटेरियल है अंदर, वो मटेरियल होगा, इसीलिए डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इट हेल्प्स इन नॉन डिस्ट्रक्टिव और नॉन इन्वेजिव एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिशन आपको पता चल जाएगा। ओके, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली दैट बट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर बोथ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का भी कर सकता है। आप ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल? आपका शरीर ऑर्गेनिक मटेरियल है कि नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल? इजंट इट ए कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म?
है ना। तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, आप खाक हो जाते हैं मौत के बाद, है ना। सफूर दे खाक, खाक बोलते हैं ना, सफूर दे खाक। इंसाइट्स इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट, तो जिस ऑब्जेक्ट से आप लाइट स्कैटर करा रहे हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पता चलता है, ठीक है। अब हम आते हैं फरवरी 28 का ही इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन था। ये समझ में आ गया रमन डिस्कवरी, किसी को दिक्कत है रमन इफेक्ट के बारे में, रमन, सीवी रमन के डिस्कवरी को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये बहुत बड़े साइंट, ये वहां पर प्रोफेसर थे। एंड उस समय जो है ही यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव, और इन्हीं के जिस दिन इन्होंने रमन इफेक्ट लाया था, तो इसके लिए इनको कुछ मिला था क्या? रमन इफेक्ट के लिए इनको कोई प्राइज मिला था क्या? एनी प्राइज? नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए थे। और नोबेल प्राइज मिला था तो इनके जिस जिस दिन डिस्कवरी हुई थी उस दिन नेशनल साइंस डे मनाया गया था। बहुत सिंपल डिस्कवरी है कि नहीं आज के कंटेक्स्ट में? इजंट इट ए वेरी सिंपल डिस्कवरी? इजंट इट ए वेरी सिंपल डिस्कवरी आज के कंटेक्स्ट में? लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी। उस समय सबसे पहली बात साइंटिफिक जो है, साइंटिफिक वे में अगर आप बात करो, हाँ, उस समय फाउंडेशन ऑफ अ सब्जेक्ट बेसिकली वो कर रहे थे, ठीक है। ऑलराइट। This happens due to change in wavelength of light beam. Okay, this happens due to change in wavelength of light beam and it is deflected by molecules. ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है वेवलेंथ चेंज होता है लाइट बीम का और मॉलिक्यूल का डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इतना समझ गया आप, उससे चेंज होता है। तो जहां पर मान लो जिस तरफ से स्कैटर करेगा उससे हम पता लगा लेंगे, और जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास लिखा रहता है एक शीट पे, अच्छा इतना स्कैटर किया है तो देयर मस्ट बी दिस मटेरियल इनसाइड द पिलर। समझ रहे हो? वो जिस 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 वेवलेंथ पे स्कैटर कर रहा है, ओके, उस हिसाब से वो देखता है कि अच्छा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे, ओके, ठीक है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, all right, Palestinian Authority, so it was created after the Oslo Accords of 1993-95 एंड ये न्यूज आया था फरवरी 28 को। सो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है ये क्या करना था, इसको गवर्न करना था स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को। पैलेस्टीन आप जानते हैं कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है? सपोज दिस इज द स्टेट ऑफ इसराइल, यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को जिसको मैं वेस्ट बैंक, दिस इज वेस्ट बैंक। इस पार्ट को क्या कहते हैं जो मेडिटेरेनियन सी पे है? गाजा। इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, ओके। पैलेस्टीन गवर्नेंस, सो फतेह एंड हमास, ओके। फतेह और हमास जो है ये पैलेस्टीन को गवर्न करते हैं। देखिए पहले फतेह था, फतेह वाज द ओरिजिनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, गवर्नेंस पार्टी, और ये वेस्ट बैंक को रूल करता है। 2007 में इलेक्शंस हुए थे तो उसमें हमास जीत गया था। उसमें कौन जीत गया था? हमास जीत गया था, विच रूल्स गाजा। ये क्लियर है? और ये जो है इन दोनों में पहले लड़ाई होती थी, फतेह और हमास में। फतेह इज द मॉडरेट वर्जन एंड हमास इज द रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट वर्जन, ओके। तो फतेह और हमास में लड़ाई हो गई थी, फिर उन दोनों में दोस्ती हुई। तो दोस्ती कौन से अकॉर्ड के अंदर हुई थी फतेह और हमास में? एनी आइडिया? यू हैव रेड? एनीवन? फतेह और हमास के बीच में जो दोस्ती थी हुई थी, नहीं ओस्लो में नहीं हुई थी। फतेह हमास, आई एम नॉट आस्किंग इजराइल पैलेस्टीन, I'm asking Fateh and Hamas. Any idea? Have you guys heard about the Mecca agreement? यहां पर दिया हुआ है, दिस वाज गिवन 2007 में, मेक्का अग्रीमेंट। इट एंडेड द क्लैश बिटवीन फतेह एंड हमास। दिस वाज गिवन इन द आर्टिकल जहां से नोट्स बनाए। ओस्लो अकॉर्ड्स, सो ओस्लो अकॉर्ड्स जो है, बोथ इजराइल एंड पैलेस्टीन रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओस्लो अकॉर्ड के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इजराइल और पैलेस्टीन ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया था, ओके। और लेकिन यहां पर क्या हुआ था, ये किसके बीच में साइन होता है? इजराइल और फतेह के बीच में साइन हुआ था। हु वाज द लीडर ऑफ फतेह? किस लीडर के अंडर में फतेह बना था? यासिर अराफात।
और यासिर अराफात इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त था। यासिर अराफात सपोर्टेड कश्मीर इशू। ओके। और यासिर अराफात ने जो है फतेह को उसके उसी के डायरेक्शन में फतेह बना था। इसराइल जो था 1967 के जो वॉर हुआ था, 6 डे वॉर, 6 डे वॉर जो है उसमें इसराइल ने गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर लिया था। और 2005 तक, 2005 तक जो है गाजा को ऑक्यूपाइड रखा। और 2005 में एक अग्रीमेंट के अंदर इसराइल जो है उसने गाजा को खाली किया। और वहां पर जो है फतेह, इनिशियली फतेह स्टार्टेड रूलिंग, लेकिन उसके जगह हमास आ गया। नाउ हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग, हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग, ऐसा कहा जाता है कि इसराइल ने, नेतन्याहू ने ही हमास को प्रॉप अप किया था। बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ कतरी मनी जो है हमास की तरफ गया था। और फतेह जो है, ऑलराइट, फतेह जो है ये बेसिकली आपका जो है फतेह उसको नीचा दिखाने के लिए, उसका जो है इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। लेकिन यहां फिर उल्टा पड़ गया दाव, बिकॉज हमास वाज द वन हु कैरीड आउट द अटैक। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट। 2023 में एक क्वेश्चन आया था, याद है, अरब स्टेट्स वाला। इसराइल ने अरब अकॉर्ड साइन किया। आपको यूपीएससी पूछेगा असर्शन रीजन में, आपको क्वेश्चन आएगा मैपिंग पे, आप अपना बैंक मत कीजिए। 100% हो सकता है मैपिंग का क्वेश्चन आए, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन देर इज अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट यूपीएससी माइट गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन, बिकॉज in an examination which also selects the future diplomats, it is a possibility कि आईआर के क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं। और ये बढ़े भी है। 2022 में रिकॉर्ड 12 क्वेश्चन पूछे गए थे आईआर से रिलेटेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू वेहेमेंटली अपोज द ओस्लो अकॉर्ड्स, करेक्ट। ओस्लो अकॉर्ड जो है बेसिकली, यस, एंड yitzhak एंड यासिर अराफात वाज आल्सो असैसिनेटेड, उनको भी पॉइजन कर दिया गया था, आपको पता है। बोथ यासिर अराफात एंड yitzhak राबिन वाज असैसिनेटेड। ये क्लियर है आपको? आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ। 1948, 1967 और 1973, इसमें क्या हुआ था? 1948, 1967 और 1973 वॉर्स हुए थे इसराइल और अरब स्टेट्स के बीच में। 1948 वाज द इसराइल अरब वॉर, 67 वाज कॉल्ड द 6 डे वॉर, एंड 73 वाज कॉल्ड विच वॉर? यॉम किपुर वॉर। ओके। और 67 वॉर में इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला, और सिनाई पेनिनसुला अभी हमने डिस्कस किया था, वहां पर क्या है सिनाई पेनिनसुला में, जो कि आजकल बड़ा न्यूज में है? शाम एल शेख, COP 27, शाम एल शेख, यस। तो ये सिनाई पेनिनसुला में है। 73 में यॉम किपुर वॉर हुआ था। तो ये 3 वॉर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये याद रखिएगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन में आ सकता है। इंडिपेंडेंटली एसेस करना है आपको बोथ स्टेटमेंट्स। ठीक है, मैंने बताया था ना, देयर वाज अ पिटफॉल, देयर कैन बी अ पिटफॉल दैट आप अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही मानते हैं और सेकंड स्टेटमेंट जम नहीं रहा है दोनों में, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट, तो हो सकता है कि आपके मेंटल ब्लॉक के चलते आप सी को आंसर कर दें। ठीक है, तो ये चीज है, अभी इस पे एंड नहीं है। जैसे जैसे हम क्लासेस बढ़ाते जाएंगे, आपको और डिटेल में बताया जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये समझ में आ गया ना, फतेह कौन है, हमास कौन है? बोथ आर पॉलिटिकल पार्टीज। फतेह रूल्स द वेस्ट बैंक एंड इट इज द मॉडरेट वर्जन, एंड हमास जो है वो रूल करता है गाजा को। ओके। एंड हमास जो है बेसिकली टनल्स वगैरह बनाता है। इट इज वेरी नोटोरियस फॉर यूजिंग ह्यूमन शील्ड्स। औरतों को और बच्चों को अपने सामने कर देता है इजरायली स्नाइपर से बचाने के लिए अपने आप। ओके। एल्मा टेलीस्कोप, एल्मा टेलीस्कोप जो है, अब हम बात करते हैं, तो एल्मा टेलीस्कोप किसी का पार्ट है क्या? किसी बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट होगा, आपको याद है? एनी बिग प्रोजेक्ट दैट यू रिमेंबर? Alma telescope is the part of any big project. It is part of the Event Horizon telescope project. बहुत ध्यान से समझिएगा, इवेंट होराइजन नाम याद रखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एल्मा टेलीस्कोप का फुल फॉर्म क्या है? एटाकामा लार्ज मिलीमीटर डैश सब मिलीमीटर अरे। ओके, ये कहां पर है? एटाकामा डेजर्ट में है, चिले में। एटाकामा डेजर्ट चीले में है। ठीक है, इवेंट होराइजन अगर PYQ में है
इफ इट इज देयर इन द पीवाईक्यू, यस इट इज देयर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत बेहतरीन एग्जांपल क्या है। एक ई लाइजा का क्वेश्चन आया था। ई लाइजा, नॉट एलिसा, एचआईवी वाला। ई लाइजा का क्वेश्चन आया था। ई लाइजा का क्वेश्चन पता है क्या था? 2015 में ई लाइजा वाज वन ऑफ द ऑप्शंस व्हिच वाज नॉट राइट। इवॉल्व्ड लीसा जो है, इट वाज वन ऑफ द ऑप्शंस व्हिच वाज नॉट राइट। 5 years later, in 2020, they asked a question on this। मतलब इस ऑप्शन को क्वेश्चन बना दे। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई मैंने आप लोगों को कहा था स्पीशीज का, हर स्पीशीज के बारे में आपको ऑप्शंस निकालना है और ऑप्शंस पे आपको बनाना है। एंड दैट्स व्हाट विभा एंड किची डिड, क्योंकि ये जरूरत है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कोलेरू लेक का क्वेश्चन आया था 2023 में, 2010 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। हो सकता है 2024 में पुलिकट लेक पूछ ले, कोडाई कनाल पूछ ले। देर इज अ पॉसिबिलिटी इन दैट। तो आपका नजर नेक्स्ट 30 days में इट शुड ओनली बी ऑन द पीवाईक्यूज। भूल जाइए ये बकवास है पूरा। जिस तरीके का आपको लिस्ट वगैरह देते हैं ना अनबंड, इसमें क्या क्या किधर किधर से निकाल के, कोई लोकल भी नहीं जानता होगा कि उसके शहर में वो लेक है। प्लीज स्टिक टू इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जितने भी पीवाईक्यूज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोलेरू लेक ऐसा नहीं है यूपीएससी ने पहली बार पूछ लिया, इट इज द थर्ड टाइम कोलेरू लेक हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट 15 years। ओके, तो हो सकता है अभी यूपीएससी ने आपको जब कच्छप घाट डायनेस्टी बताया था 2021 में, तो आपको कच्छप घाट पढ़ लेना था, जो कि नहीं पढ़ा। ठीक है, वो तो मैं भी मानता हूं मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इससे हमें ये पता चला ना कि कच्छप घाट पूछा। नेक्स्ट ईयर नानुका का क्वेश्चन आ गया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चंदेलास। तो इस तरीके से जो है आपको समझना है। 2023 का फिर से एनालिसिस कीजिए बैठ, दैट वी विल डू ऑल्सो, बट उसका फिर से एनालिसिस करना है निकाल के। कवर झील हो सकता है, कवर झील आपको स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है बिलीगिरी रंगन, हम मजाक उड़ा रहे हैं, बिलीगिरी रंगन माउंटेन्स फिर से आ जाए। हो सकता है नामचा बारवा 2022 वाला फिर से आ जाए, गढ़वाल हिमालयस के बारे में क्वेश्चन आ जाए, एस्कॉट गंगोत्री मस्क डियर फिर से आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है ना? ओके, इज दिस नॉट ए पॉसिबिलिटी? ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट हैज हैपेंड। ऑलराइट, सो ये चीज समझ गए क्यों करना है। ALMA जो है, इट इज पार्ट ऑफ द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ओके, as part of the project ALMA provided the first image of the supermassive black hole at the center of our own Milky Way galaxy। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आल्मा जो है उसने क्या किया, चार ऑप्शन दे देगा आपको टेलीस्कोप का, कि किसने अभी जो है पहला इमेज भेजा है ऑफ द सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ आवर ओन मिल्की वे गैलेक्सी। मोना किया ऑब्जर्वेटरी बोल सकता है, एल्मा टेलीस्कोप, XYZ टेलीस्कोप, ABC टेलीस्कोप। चार टेलीस्कोप का नाम दे देगा। जेम्स, एक वो भी है ना जेम्स वेब टेलीस्कोप, नहीं किसी ने नहीं किया है, एल्मा ने किया, याद रखिएगा। एल्मा जो है, एल्मा का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एल्मा? एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। क्लियर है? ये क्या पहले आपने पढ़ा था इसको? क्या इसने आप इसको आपने पहले पढ़ा था एल्मा को? विजन में भी नहीं पढ़ा था? ओके, तो ये क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीस्कोप दैट स्टडीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एट मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर वेवलेंथ। ओके, डेजर्ट क्यों भाई, डेजर्ट को क्यों चुना गया है इसको लगाने के लिए? बिकॉज डेजर्ट हैज द मोस्ट क्लियर क्लाउडलेस स्काईज एंड नाइट्स। डेजर्ट में जो है सबसे ज्यादा क्लियर स्काई होता है। व्हाट अबाउट स्टेपी? सेंट्रल एशिया के स्टेपी में मैंने क्या बताया था ज्योग्राफी में? सेंट्रल एशिया के स्टेपी में क्लियर स्काईज, वहां पर भी क्लियर स्काईज होता है। क्लाउडलेस स्काईज मैंने बताया था ना, वेरी लेस क्लाउड्स आर देयर। वेयर एज इक्वेटर पे क्या होता है? इक्वेटर पे क्या होता है? मोर क्लाउड्स आर देयर, क्लाउड ज्यादा बनते हैं गर्मी की वजह से। अब मैं बात करता हूं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये क्या है? इट्स अ प्लैनेट स्केल ऑब्जर्वेटरी। व्हाट इज प्लैनेट स्केल अरे? मतलब ये क्या कर रहा है बेसिकली, इन सारे एल्मा, एटाकामा, पाथफाइंडर, हाइंड्रिक हर्ट्ज टेलीस्कोप, इराम, जेम्स क्लर मैक्सवेल टेलीस्कोप, साउथ पोल टेलीस्कोप, सब मिलीमीटर एरे, लार्ज मिलीमीटर एरे,
ये क्या कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में टेलीस्कोप्स फैले हुए हैं और उनको क्या कर रहा है, उनको जोड़ रहा है। उनको क्या कर रहा है, उनको जोड़ रहा है साथ में। और जोड़ के क्या कर रहा है, व्हाट इट इज डूइंग, व्हाट इट इज डूइंग, जोड़ के जो है इट इज ट्राइंग टू मेक अ 8 टेलीस्कोप वर्ल्ड वाइड टेलीस्कोप सिस्टम। 8 टेलीस्कोप का वर्ल्ड वाइड टेलीस्कोप सिस्टम पूरे वर्ल्ड में जो फैला हुआ है और एक दूसरे से जो कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि एक तरफ, ओके, एक जो है टेलीस्कोप, इट इज नॉट एबल टू फाइंड समथिंग, सो इट विल टेल द अदर टेलीस्कोप दैट ओके दिस इज समथिंग दैट यू शुड लुक एट, एंड देन दैट टेलीस्कोप माइट ट्राई फ्रॉम इट्स ओन लोकेशन। तो इससे क्या हो रहा है, एक बड़ा जो है टेलीस्कोप का सिस्टम बन रहा है। तो क्या इंडिया में कोई टेलीस्कोप है, इसका कोई इंडिया में इवेंट होराइजन का है टेलीस्कोप? इज इंडिया पार्ट ऑफ द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट? Is India part of the Event Horizon Telescope project? Any idea? India is not, okay. India is not a part. All right. ठीक है, इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है। एंड राइट, तो ये जो है जनरली कहाँ पर फैला हुआ है, दिस इज नॉट इवन वर्ल्ड वाइड। इसको वर्ल्ड वाइड कहा जाता है, कहते हैं हम इसको वर्ल्ड वाइड है, लेकिन जनरली कहाँ पर है ये, मेजोरिटी नॉर्थ अमेरिका और आपका यूरोप में है। ठीक है, और एक साउथ पोल पे। मेजोरिटी कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका, और एक आपका कहां पर है, साउथ पोल पे। ठीक है, क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, सारा याद करने का आपको जरूरत नहीं है, बस ईएचटी के बारे में समझ गए ना। नहीं, साउथ अफ्रीका पे भी नहीं है, साउथ अफ्रीका की तरफ भी नहीं है। ये मैंने आपको भेज दिया, जरा देखना, अपने ग्रुप पे देखना। ऑलराइट, तो ये साउथ अफ्रीका की तरफ नहीं है, ये कहाँ कहाँ पर है, यूरोप में है, बॉस्टन में है। बॉस्टन आपने अब देखा होगा, बॉस्टन में मल्टीपल है। ऑलराइट, और उसके बाद साउथ अमेरिका में है, आटाकामा डेजर्ट में। उसके बाद कहां पर है, आपका यूरोप में है, और उसके बाद एक अंटार्कटिका में है, साउथ पोल टेलीस्कोप। ठीक है, क्लियर है? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप समझ गया। अब यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ओके, ऑब्जेक्टिव कैप्चर इमेज ऑफ ब्लैक होल्स, ब्लैक होल्स का इमेज कैप्चर करना। ओके, इवन एट सब मिलीमीटर और मिलीमीटर वेवलेंथ पे ये कैप्चर कर रहे हैं। ये क्या करता है, सब मिलीमीटर और मिलीमीटर वेवलेंथ पे ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर कर लेता है। करेक्ट, समझ में आ गई? अब बात करते हैं एक और न्यूज की, जिसका नाम है एफपीआई फ्रॉड वार्निंग बाय सेबी। तो एफपीआई का फ्रॉड क्या हो रहा था कि कुछ इन्वेस्टर्स को फोन आ रहा था कि हम एफबीआई सेबी से हैं, वी आर फ्रॉम सेबी, और आपको जो है हम इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खोलने की आजादी दे रहे हैं। और ये किसको फोन आ रहा था, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट, रेसिडेंट इंडियंस को, दैट आप जो है पार्टिसिपेटरी नोट यूज करके आप जो है ये डाल सकते हैं। क्या पार्टिसिपेटरी नोट्स इंडियंस यूज कर सकते हैं, रेसिडेंट इंडियंस? कैन द रेसिडेंट इंडियंस यूज? द आंसर इज नो। एफपीआई, सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, एफपीआई इन्वेस्टमेंट रूट जो है इट इज अनअवेलेबल टू रेसिडेंट इंडियंस। एफपीआई इन्वेस्टमेंट रूट जो है इट इज अनअवेलेबल टू रेसिडेंट इंडियन, लेकिन कुछ लिमिटेड एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ लिखे हुए हैं वो लिमिटेड एक्सेप्शंस? ये सेबी के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस में 2019 में लिखे हुए। और ये रेगुलेशंस जो है ये कहां से आया, ये किसने पावर दिया सेबी को कि रेगुलेशंस आप बना लो? सेबी एक्ट ने, सेबी एक्ट 1992 ने। समझ में आ रहा है, थोड़ा क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब हम बात करते हैं एक और न्यूज की, जिसमें क्या बोल रहा था, रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे, आरसीपीस के बारे में। ये बहुत लग रहा है मेरे को कि इट्स अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन दैट दिस कैन कम नॉट इन दिस प्रीलिम तो मे बी नेक्स्ट प्रीलिम्स, बिकॉज ये बहुत बार जो है आ चुका है। लेट अस टॉक अबाउट इट। आरसीपीस क्या है? रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवे जो है, दे स्पेसिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट विल रिजल्ट इन टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग। अब यूपीएससी आपको ये पूछ सकता है टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग के बारे में।
कि बताइए टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है। सो इट इंक्रीजिंग बाय अ टारगेट अमाउंट बाय 2100 रिलेटिव टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये स्पेसिफाई कर रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो कि रिजल्ट करेगा इन टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग। व्हाट इज टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग? जितना एनर्जी अंदर आ रहा है अर्थ के, उतना एनर्जी बाहर जा रहा है, उसी का मेजर है। आज के डेट में टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग में एनर्जी ज्यादा अंदर आ रहा है और कम बाहर जा रहा है। व्हेन दैट हैपेंस व्हाट विल इट लीड टू? ग्लोबल वार्मिंग। जब ज्यादा एनर्जी अंदर आ रहा है और बाहर कम एनर्जी जा रहा है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज गेटिंग ट्रैप्ड। तो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट और नॉट, कि आपका जो शॉर्ट वेवलेंथ है, आपका जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो अंदर आ रहा है, लॉन्ग वेवलेंथ अंदर आ रहा है, बट उसके बाद जो है ट्रैपिंग हो जा रही है उसकी। ओके, सम इज एबल टू एस्केप, द अदर जो है दे आर गेटिंग ट्रैप्ड। यस और नो? क्लियर है? तो वही बता रहा है आरसीपी कि कौन सा पाथवे लेगा, कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा पाथवे लेगा कि 2100 तक, 2100 तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल के व्हाट विल बी द सोल्यूशन। मतलब फिर से समझाता हूं, अगेन थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको समझिएगा कि टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग, ओके, it will specify concentration of greenhouse gases that will result in total radiative forcing। कितना greenhouse gases बढ़ेगा जिससे total radiative forcing होगी, and that will increase by a target amount by 2100। तो 2100 में कितना हमारा टारगेट अमाउंट अचीव होगा। यहां पर टारगेट अमाउंट से मतलब क्या है? 1.5 डिग्री सेल्सियस कि 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस, कितना एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं फिर समझाता हूं, यहां पर आप देखिए, चलिए एक एक चीज दिखाता हूं आपको, तो आप थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। आरसीपी समझ गए, रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेटिव पाथवे। तो यहाँ आरसीपी जो है वो एक चीज दिखाता हूं, इसके 4 पाथवेज हैं। पाथवेज क्या होता है? सड़क, जिसको आप चूज करेंगे तो उस पाथ पे जाएंगे। पाथवे समझते हैं? पाथवे क्या होता है? सड़क होता है, एक सड़क हुआ जिस पे आपने पैर रखा तो आपको किसी रोड पे ले जा रहा है। सो आज के डेट में हम क्या कह रहे हैं कि 2100 में, आज के डेट में 2100 में हम बोलते हैं ना कि हम इतना कम कर देंगे, और ओनली पेरिस अग्रीमेंट में कहा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही हम बढ़ने देंगे टेम्परेचर को, एवरेज टेम्परेचर को, ये कहा गया है ना। तो अब आरसीपी क्या कर रहा है? उसी पाथवे को कैलकुलेट कर रहा है। और ये जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग के थ्रू, कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज एंटरिंग द अर्थ एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लीविंग इट। आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी से होता है ना। अब यहां पर फिर से समझिएगा, 2100 में क्यों बढ़ेगा? 2100 इट इज द डेट, 100 साल के बाद का डेट है ना, 75 साल के बाद का डेट, इट इज द डेट 2100। तो ये क्यों बढ़ेगा? कैन यू जस्ट से? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये जो है आरसीपी क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है कि हम जो है डिफरेंट पाथवे लेंगे, हम जो है ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंट पाथवे कैलकुलेट करेंगे कि इतना अगर बढ़ेगा, इस परसेंटेज पे बढ़ेगा, इस लेवल से बढ़ेगा, तो कितना पॉसिबिलिटी है कि 2100 तक वो जो है टारगेट टेम्परेचर हम रिटेन कर पाए। आई विल एक्सप्लेन अगेन, मैं इसको 3-4 बार समझाऊंगा। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज मुझे भी जब समझने में दिक्कत हुई थी। आई विल एक्सप्लेन इट 3-4 टाइम्स, डोंट यू वरी। 4 पाथवे है। देयर इज वन पाथवे, एनएच समझते हो? नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, उसी तरीके से आप समझ लो। देयर इज वन पाथवे आरसीपी 8.5, देयर इज वन पाथवे आरसीपी 6, there is one pathway RCP 4.5, and then there is one pathway RCP 2.6। RCP 8.5 is the worst case scenario, जहां पर 2100 में, that is the end of this century, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन। And the best case scenario is RCP 2.6, and this is also known as RCP 3PD,
व्हाट इज RCP3PD? लास्ट का जो PD है सर, ये है आपका पीक एंड डिक्लाइन। तो यहां पर 4 रोड है ऐसे समझो। पाथवे का मतलब यही है ना कि हम कौन सा पाथवे लेने वाले हैं इन द मैटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज में, है कि नहीं? तो एक 8.5 का पाथवे है, एक 6 का पाथवे है, एक 4.5 का पाथवे है और 2.6 का पाथवे। इसमें से सबसे खराब पाथवे है 8.5 वाला, जिसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। ओके, सो आरसीपी 4.5 क्या एग्जैक्टली 4.5 क्या एम करेगा? ओके, 4.5 क्या एम करेगा कि इतने कॉन्सेंट्रेशन से, ओके, इतने कॉन्सेंट्रेशन से इंक्रीज हो जाए, ओके, इतने कॉन्सेंट्रेशन से इंक्रीज हो जाए आपका जो ग्लोबल आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस है। तो वो क्या करेगा फिर, आपका कैलकुलेट करेगा कि 2100 तक कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, 2100 तक कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। इज इट क्लियर? और ये किससे क्या होता है? व्हाट इज दिस 4.5? 4.5 इज वॉट्स पर मीटर, वॉट्स पर मीटर। तो आरसीपी क्या है? ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जो है आपका सिनारियो को प्रोजेक्ट कर रहा है। इट इज ए कॉन्सेंट्रेशन पाथवे जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को प्रिडिक्ट कर रहा है कि कितना से बढ़ेगा, सॉर्ट ऑफ ए प्रोजेक्शन। जैसे आपने रोड लिया ना पाथवे, कि अगर हम अभी, इंसान कहां पर खड़ा है ध्यान से समझिएगा, इंसान कहां पर खड़ा है? 2024 में खड़ा है और हमें करना है 2100 सिनारियो। अब हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी से टिंकर कर रहे हैं कि नहीं? डिफरेंट स्ट्रैटेजी से हम टिंकर कर रहे हैं कि नहीं, कि ये स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं तो कम हो जाएगा, वो स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा? ये बेसिकली कैलकुलेट कर रहा है। दिस इज ट्राइंग टू डू व्हाट? दिस इज ट्राइंग टू calculate the pathway that we are going to take when it comes to calculating the increase in greenhouse gas concentration और 2100 तक what is going to be the temperature। तो अगर मैं बताऊं, ओके, अगर मैं बताऊं इसको एज अ, इस पे अगर मैं करके दिखाऊं प्रोजेक्शन, तो हम यहां पर खड़े हैं सपोज 2024 में, है ना? तो यहां से 4 लाइंस निकलेंगी ऐसे ऐसे, which this line will be RCP 8.5, जहां पर 8.5 से बढ़ेगा आपका, 8.5 से बढ़ेगा आपका कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और यहां पर क्या है आपको 6.0, यहां पर क्या है 4.5 और यहां पर क्या है 2.6। दिस इज व्हाट, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। ओके, एनर्जी एंटरिंग एंड एनर्जी आउट डिफरेंस जो है, अगर आपका 8.5 है, तो यहां से ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना आपका करेगा? ओके, 2100 तक का टेम्परेचर आपको बताएगा। एक काम करो, आई थिंक बेटर रहेगा कि आप लोग जो है एक बार अपने उस पे जाओ, ग्रुप पे जाओ एंड जस्ट सी व्हाट आई हैव सेड। तो आपको एक आइडिया मिलेगा। ये किसने किया है? आईपीसीसी के 5th असेसमेंट रिपोर्ट में इसको यूज किया गया, और ये ट्रैजेक्टरी बताता है फ्यूचर। ओके, ओके, फ्यूचर जो है ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन का, नॉट एमिशन, ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन का। और ये बेसिकली क्या बता रहा है? वॉट्स पर, ये क्या बता रहा है? व्हाट इज दिस टेलिंग यू? वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है? व्हाट इज दिस टेलिंग यू? कितना एनर्जी अंदर आ रहा है, कितना एनर्जी बाहर जा रहा है। और कितना एनर्जी अंदर आ रहा है, कितना एनर्जी बाहर जा रहा है, वो किससे कैलकुलेट होगा? टोटल
रेडिएटिव फोर्स। ओके, टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग से हमें पता लगेगा कितना एनर्जी अंदर आ रहा है और कितना एनर्जी बाहर जा रहा है। ओके, सॉर्ट ऑफ दैट। अब मैं इसको फिर से बताता हूँ, इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं, किसको किसको समझ आ गया, किसको किसको नहीं आया। यू अंडरस्टैंड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई है। हाउ मच एनर्जी फ्रॉम द सन इज बीइंग ट्रैप्ड बाय द गैसेस, हायर द नंबर मोर। ठीक है, आ गया। अब मैं फिर से समझाता हूँ, जिनको नहीं आया या जो देख रहे हैं वीडियो उनको नहीं आया, उनके लिए एक बार बता। देखिए, आरसीपी क्या है? इट इज जस्ट ए कॉन्सेंट्रेशन पाथवे। दिस इज नॉट रिलेटेड टू एमिशन। ये आपका जो है ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता रहा है। अब समझिए ये क्या कर रहा है। इट स्पेसिफाई कॉन्सेंट्रेशन of greenhouse gases, not emission, that will result in total radiative forcing. What is total radiative forcing? Coming in, energy coming in, energy going out का difference. Increasing by a target amount by 2100 compared to the pre-industrial level. What is the pre-industrial level? Generally हम pre-industrial level 1870s को मानते हैं। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स जो है आप किसको मानते हैं? 1870 के लेवल को मानते हैं, है कि नहीं? प्री इंडस्ट्रियल लेवल की जब हम बात करते हैं तो 1870 के पुराना। ओके, एंड जनरली प्री इंडस्ट्रियल एरा कौन सा होता है? प्री इंडस्ट्रियल एरा जो है, ओके, बिटवीन 1750, ओके, और 1850 के बीच में आपका इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ था। तो हम क्या बोलते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है 1750 के पहले का एरा। एक्चुअली द पीरियड विल बी 1750 के बिफोर का एरा। 1750 के पुराने के एरा को हम क्या कहेंगे कि दिस इज द इंडस्ट्रियल लेवल। लेकिन उस समय क्या साइंटिस्ट नापते थे? उस समय क्या साइंटिस्ट नापते थे? नहीं नापते थे। तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा हम आगे से जहां से नापना शुरू हुआ है, एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट वगैरह, वहां से हम स्टार्ट करें। तो फिर से मैं इसको समझाता हूं क्या करेगा। रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवे, आईपीसीसी का है ये, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट में आया था। ये स्पेसिफाई करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस that will result in the TRF, that is the total radiative forcing, increasing by a target amount by 2100. Okay, target amount क्या है आपका? What is this target amount? It is the temperature that we are seeing. It is the temperature that we are seeing, है कि नहीं? तो ये बेसिकली प्रेडिक्ट कर रहा है कि कौन सा पाथवे लेने पे हम जो है अपने टेम्परेचर गोल्स को रीच कर पाएंगे। ओके, और यहां पर जो है टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग, it is the difference between the amount of energy that will enter the Earth's atmosphere and the amount of energy that is leaving it. 4 आरसीपी पाथवे है जिसमें 8.5, 6, 4.5, 2.6 है। अगर 8.5 हम ले लेते हैं, विच इज W/m², जितना एनर्जी आ रहा है अंदर, और 2.6 इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि अंदर आके ट्रैप हो जा रहा है। तो ये जो है बेस्ट केस सिनेरियो है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो, और ये दोनों मीडियम केस सिनेरियो, इंटरमीडिएट, इनको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट सिनेरियो। एंड दिस 8.5 इज कॉल्ड द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड 2.5, 2.6 इज बेस्ट केस सिनेरियो। यहां पर समझिए, इसको 2.6 को आरसीपी 3 पीडी भी कहते हैं। व्हाट इज पीडी? पीडी मतलब पीक एंड डिक्लाइन। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम आरसीपी 2.6 पे चलेंगे, जो वर्ल्ड है आरसीपी 2.6 पे चलेगा, तो एक पीक आएगा और फिर जो है एक डिक्लाइन आएगा। देयर शैल बी अ पीक एंड देन देयर शैल बी अ डिक्लाइन, विच इज गुड और नॉट? ग्रीन हाउस गैसेस का एक हमको पीक देखने को मिलेगा और फिर हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो आरसीपी 2.6 विच इज द बेस्ट केस सिनेरियो, विच इज द बेस्ट केस सिनेरियो, उसको हम लोग आरसीपी 3 पीडी कहते हैं। वाई पीडी? वाई वी से इट इज पीडी? पीडी का मतलब होता है देयर शैल बी अ पीक इन 2050 एंड देन डिक्लाइन। 2050 में एक
पीक आएगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा। बाकी सिनेरियो में 8.5 वाले में नहीं होगा, हम ऊपर चले जाएंगे। ये मैंने अभी भेजा है, आपने देखा? द स्क्रीनशॉट दैट आई हैव सेंट यू फ्रॉम द आईपीसीसी रिपोर्ट, उससे समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि 8.5 में देखिए सबसे ऊपर जा रहा है, और 2.6 में एक प्लेटू बन के फिर नीचे आ रहा है 2050 में। तो क्या ये चीज आपको समझ आ गई? क्या ये चीज समझ आ गई आपको? ओके, ठीक है। हायर वैल्यू का मतलब क्या होगा, फिर देखिए यहां पर। हायर वैल्यू का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? द हायर द वैल्यू, द ग्रेटर विल बी द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। हायर द वैल्यू ऑफ आरसीपी, द ग्रेटर विल बी द ग्लोबल टेम्परेचर। यस, आरपीसी 2.6 जो है, आरसीपी 2.6 सबसे क्लोजेस्ट है व्हाट ह्यूमंस वांट। ओके, ओके। हायर वैल्यू का मतलब क्या होता है? हायर ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड देयरफॉर हायर ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर एंड मोर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। लोअर आरपीसी का मतलब, आरसीपी का मतलब क्या है? विच इज मोर डिजायरेबल फॉर ह्यूमन बट स्टिल इट वुड रिक्वायर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट, उसको मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? ओके, ठीक है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके। अभी मैं इसका क्वेश्चन पूछूंगा ग्रुप पे, उसको अटेम्प्ट करके देखना, और अगर बन जाता है तो इसका मतलब समझ गया, नहीं तो हम फिर इसको कल टेकअप कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़े। अब बात करते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में टोटल डेटा सेट कितना है? 8 पेटाबाइट्स का, मैसिव। क्योंकि हम किस में डील करते हैं? हम एमबीज में डील करते हैं, जीबीज में डील करते हैं, है ना? तो ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है, हर डेटा जो टोटल डेटा सेट 8 पेटाबाइट का, इट्स अ मैसिव वॉल्यूम। एंड ईच सीक्वेंस 80 जीबी का है। ईच सीक्वेंस जो है वो कितना है? 80 जीबी का है। हर सीक्वेंस को स्टोर करना 80 जीबी डेटा जो है आपको जरूरत होती है। एंड इट विल बी स्टोर्ड वेयर? It will be stored in Faridabad. Okay, it will be stored where? It will be stored in Faridabad at the Indian Biological Data Center. इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में जो है स्टोर हो जाएगा। कहां पर? फरीदाबाद में, याद रखिएगा इसको। What is this? This is going to create a comprehensive catalog of genetic variations found in the Indian population. तो ये जो who is the minister of science and technology? Any idea? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? सो जितेंद्र सिंह है ना? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? जितेंद्र सिंह है ना? सो ये जो है बेसिकली, आई थिंक ही वाज द वन, ओके, ही वाज द वन हु सेड दिस, कि इंडियन जेनेटिक्स जो है, ओके, इंडियन डीएनए जो है, इट इज द मोस्ट, ओके, इट इज द मोस्ट, यस, नहीं, ही इज नॉट द एनवायरमेंट मिनिस्टर, एक बार चेक कर लेना। He said the minister, whoever is the minister of science and technology, he said कि Indian genetics is the most diverse genetics in the world. ठीक है? What is a genome? So it is a complete set of nucleic acid sequences. तो इसमें कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स का जो है ये सीक्वेंस होता है फॉर ह्यूमंस इनकोडेड एज डीएनए। तो ये न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस होते हैं जो कि डीएनए के रूप में इनकोडेड होते हैं विद इन द 23 क्रोमोसोम पेयर। विद इन द 23 क्रोमोसोम पेयर। कहां पर? सेल न्यूक्लियाई में, और एक स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल विच इज फाउंड विद इन इंडिविजुअल माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड जो है उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं? एनी एग्जाम्पल? कैन आई से द एग्जाम्पल्स इंक्लूड डीएनए आरएनए? डीएनए आरएनए जो है ना, वो उसका है न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल। ठीक है। और यहां पर जो है, व्हाट इज दिस? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थाइमीन। हाँ, एजीसीटी या एटीजीसी क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस है। वेरी गुड।
ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस है। ओके, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो किससे बनता है, समथिंग नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स, ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लिक एसिड जो है वो किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। और न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनता है, वो नाइट्रोजनस बेसिस से बनता है। वो किससे बनता है, नाइट्रोजनस बेसिस से बनता है। डीएनए मॉडल को क्या कहते हैं हम लोग, डीएनए मॉडल को हम क्या कहते हैं, डबल हेलिकल वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल। ओके, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ऐसा आपने देखा होगा डीएनए, कभी देखा है डीएनए को, सांप जैसा होता है। यस, ओके। अब यहां पर आप देखिए, जीनोम समझ गए कि वो क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है, सीक्वेंस। और उस सीक्वेंस में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ये जो सीक्वेंस है ना, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। ये पूरा सीक्वेंस है आपका। ओके, एम MYBPC3 और LAMB3, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द, ये जो म्यूटेशन है वो फाउंड आउट किया है ये इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट ने, ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उसने ये LAMB3 और MYBPC3 इसको फाइंड आउट किया है। ये म्यूटेशन क्या करता है, यंग पीपल में कार्डियक अरेस्ट करता है, यंग पीपल में क्या करता है, कार्डियक अरेस्ट करता है। LAMB3 क्या करता है, ये लीथल स्किन कंडीशन करता है। तो यहां पर ये हम क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी फाइंडिंग आउट दीज जीन्स, ये म्यूटेशन इन जीन हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई बता सकता है, LAMB3 और MYBPC3, to cut them or to silence them. There is something known as gene silencing. Have you guys heard about it? Gene silencing. उसको एक्सप्रेस होने से रोक देते हैं, उसको एक्सप्रेस करने से, अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोक देते हैं। ओके, सो MYBPC3 जो है, इट इज द म्यूटेशन विच कॉजेस कार्डियक अरेस्ट, और यही इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट ने फाइंड आउट किया है। और लीथल स्किन कंडीशन, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 आर ऑप्शन ABCD 2021 प्रीलिम्स। बॉल गार्ड 1, बॉल गार्ड 2 तो आपसे भी पूछ सकता है यूपीएससी, LAMB3 क्या है, व्हाट इज LAMB3। अब हम बात करते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में, FRP। FRP किसके लिए मिलता है, शुगर केन के लिए मिलता है। क्या शुगर केन के लिए MSP भी मिलता है, MSP भी मिलता है, यस। कल कितने किसने किसने गलत किया था वो क्वेश्चन, MSP वाला अपने गलत किया। तो दोनों मिलता है, MSP भी मिलता है और FRP भी मिलता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 गन्ना का खेत है, मतलब गन्ना का प्रोडक्शन करता है, आफ्टर दैट महाराष्ट्र आता है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता होगा महाराष्ट्र है नंबर, है ना। ओके, कल सही किया था आपने। ओके, तो शुगर केन के लिए दोनों मिलता है। व्हाट इज द रीजन, FRP और MSP दोनों मिलता है, क्योंकि शुगर केन का जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम होता है। शुगर केन का जो शेल्फ लाइफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा ही कम होता है। ओके, और वो कम होता है इसीलिए क्या होता है, डिस्ट्रेस सेलिंग को रोकने के लिए FRP और MSP दोनों अनाउंस की जाती है, ताकि MSP के थ्रू FRP को चेक में रखा जा सके। ओके, क्या, ताकि डिस्ट्रेस सेलिंग ना हो। डिसाइडेड बाई कैबिनेट। और CCEA कौन चेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी होते हैं उसमें, फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, होम मिनिस्टर भी होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर होते हैं। देखिए, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं है ना, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए CSCP है, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए CSCP है जो रिकमेंड करता है CCEA को। ओके, और CCEA बहुत सारे काम करता है, डिफेंस से रिलेटेड, फिनेंस से रिलेटेड, होम से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और इसमें कुछ अदर मिनिस्टर्स भी बैठते हैं। FRP जो है ये शुगर मिल्स पे करती है, ये DBT में नहीं आता है। एंड द शुगर मिल्स आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे यू विद इन 14 डेज, 14 दिन। जिस दिन, और कब स्टार्ट होता है क्लॉक, जिस दिन आपने गन्ना रख दिया शुगर मिल के अंदर और आपको रिसीट मिल गई कि इतना गन्ना रखा हुआ है, उस दिन, उस दिन से 14 दिन के भीतर आपको जो है क्या करना होगा, आपको जो है, शुगर मिल्स अगर हैं आप, तो आपको ये करना पड़ेगा कि उनका पैसा निकाल देना है, ठीक है, पैसा 14 दिन के अंदर दे देना है। इफ शुगर मिल्स डज नॉट क्लियर द ड्यूज विद इन 14 days ऑफ द केन बीइंग सोल्ड बाय फार्मर्स, केन कमिश्नर कैन अटैच मिल प्रॉपर्टी।
तो केन कमिश्नर के पास ये पावर रहती है कि गन्ने के मिल को अटैच कर देगा, उसके प्रॉपर्टीज को अटैच कर देगा। तो ये केन कमिश्नर यूपी पीसीएस वगैरह में आपने देखा होगा, थोड़ा सा लोअर रैंक वालों को केन कमिश्नर जनरली बनाया जाता है। एसडीएम पहले लोग की पसंद होती है, और इसी में जो है केन कमिश्नर के एग्जाम भी क्लब कर दिए जाते हैं। तो स्टेट पीसीएस के थ्रू ये लोग लगते हैं, ग्रुप बी पोजीशन है ये। ओके। एंड द केन कमिश्नर जो है, केन कमिश्नर जो है, थोड़ा सा इसमें हमें देखने को मिला है कि थोड़ा सा इसमें आपको करप्शन बहुत होता है। ओके। है ना, करप्शन जो है यहाँ पर एक्चुअली बहुत होता है। बहुत ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर केन कमिश्नर्स जो हैं उनकी मिली भगत रहती है शुगर मिल्स के साथ, ताकि गन्ने के किसान वालों को जो है डिनाई कर दिया जाए उनके राइट्स। तो ये इसीलिए जनरली जो पॉलिटिशियंस हैं वो टूर मारते रहते हैं। ओके। बोथ एमएसपी एंड एफआरपी इज गिवन फॉर शुगर केन। बोथ, याद रखिएगा, एमएसपी और एफआरपी दोनों दिया जाता है। वाई? बिकॉज शुगर केन हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ, और शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। फार्मर्स कैन नॉट स्टोर द क्रॉप फॉर लॉन्गर पीरियड एंड हेंस दे आर ऑब्लिगेटेड टू सेल इट इन डिस्ट्रेस। टू प्रिवेंट दिस बोथ एमएसपी एंड एफआरपी इज गिवन। तो गन्ना जो है, जैसे आप वीट रख सकते हैं, सोयाबीन रख सकते हैं ना, घर में आपने कोई भी रख दिया, और जब प्राइसेस बढ़े तो आपने बेच दिया। ये करते हैं ना, चावल रख सकते हैं, जब प्राइसेस बढ़े तो बेच दिया। लेकिन गन्ने को नहीं रख सकते, गन्ना खराब हो जाएगा। द सेंटर हैज अनाउंस्ड मिल वाइज सेल्स कोटा। सेंटर जो है उसने क्या अनाउंस किया है? मिल वाइज सेल्स कोटा टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ शुगर प्राइस। और ये क्यों होता है? बिकॉज कुछ मिल्स क्या करते थे, इतना ज्यादा शुगर केन खरीद लेते थे कि दूसरे मिल्स में प्रॉब्लम आ जाती थी, और उसके चलते क्या होता था, ये एक पर्टिकुलर मिल सप्लाई और डिमांड जो है क्रिएट करता था और डिस्ट्रॉय करता था। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक मिल्स एक परसेंटेज के ऊपर या एक नंबर के ऊपर नहीं खरीद सकता। अगर आप खरीदते हैं, दिस वुड लीड टू पनिशमेंट अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। Essential Commodities Act 1955. हनुमान, व्हाट इज हनुमान? इट इज ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये मैंने कल क्वेश्चन डाला था, अगर आपको याद होगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल किन्हों ने वो किया था? आप में से कितनों ने ये किया था? जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, मेडिकल डिलीवरी ड्रोन, मेडिसिन डिलीवरी ड्रोन। क्यों किया था? संजीवनी बूटी समझ के, कि हनुमान जी तो संजीवनी बूटी लेके आएंगे तो ड्रोन आए। तो खेल गए फिर से मुझी भाई। बट मैं जब खेलता हूं तो आपको नुकसान नहीं होता, ठीक है? बस मुझे मजा आता है। इट्स अ कमेंसलिज्म, इट्स अ कमेंसलिज्म। जब मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन देता हूं तो व्हाट इट इज कमेंसलिज्म। मुझे मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं हाँ, कमेंसलिज्म, मुझे बड़ा मजा आता है, आपको कुछ नहीं होता है, ठीक है? दुख होता है थोड़ा बहुत आपको, लेकिन फिर उसको मैं नहीं मानूंगा। इट इज स्ट्रिक्टली कमेंसलिज्म। तो हनुमान जो है, भारत जीपीटी, जो कि आईआईटी बॉम्बे लेड है, आईआईटी बॉम्बे इसको लीड कर रहा है, भारत जीपीटी को। एंड इट कैन रिस्पॉन्ड इन इंडियन 11 इंडियन लैंग्वेज। अभी 20 इंडियन लैंग्वेज में इसको करने का प्लान है। और दिस इज अ मल्टी मोडल एआई टूल। ये क्या कर सकता है? टेक्स्ट, स्पीच और वीडियोस जो है उसको जनरेट कर सकता है। एक है विजी जीपीटी। विजी जीपीटी क्या है? इट इज एन एआई मॉडल विच इज फाइन ट्यून्ड फॉर हेल्थ केयर। ये हेल्थ केयर के लिए जो है फाइन ट्यून्ड है। What are large language model? So these are general purpose language model that can be pre-trained. तो यहां पर जैसे देखिएगा LLM है, तो लार्ज मतलब क्या होता है? लार्ज मतलब द डेटा सेट। लार्ज मतलब क्या होता है? लार्ज का मतलब होता है डेटा सेट जो है आप कर ले सकते हो, या डेटा सेट जिसपे आप चीजें ट्रेन कर सकते हो। तो इतना बड़ा डेटा सेट ट्रेन होता है एलएलएम पे, दैट इट इज कॉल्ड द जनरल पर्पस लैंग्वेज मॉडल। ओके। एंड इट कैन बी प्री ट्रेन्ड ऑल्सो फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ये याद रखिएगा। मैंने कल एक स्क्रीनशॉट भेजा था, आपको याद होगा। आपको कल मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, तो वो स्क्रीनशॉट क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई दैट स्क्रीनशॉट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यूपीएससी पूछ रही है, और डी ऑप्शन कम दे रही है, ऑल ऑफ द अबव कम दे रही है। लेकिन फिर भी कभी भी देखिए, एग्जाम में जाके प्री कंसीव्ड नोशन नहीं लगाना है। एग्जाम में जाके प्री कंसीव्ड नोशन नहीं लगाना है। आपको क्या करना है? पहले अच्छे से देखना है। ना ही आप सोचेंगे कि सारा आंसर डी है, ना ही आप सोचेंगे कि कोई टू ओनली या थ्री ओनली है, या डी नहीं है। दोनों, आप दोनों को मेरिट पे जज करना है।
अगर सब ठीक लग रहा है 3-4 बार पढ़ने के बाद, आपको लग रहा है हाँ यार हो सकता है, आप चीजें उसको सोच रहे हैं, थोड़ा सा एक एक स्टेप पीछे जा रहे हैं कि क्या ये हो सकता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं होगा। आपको लग रहा है सब ठीक है तो डी पे टिक कीजिए, ऑल ऑफ द अबव। नहीं, कहीं पर खोट लग रहा है, उसको गोला करके रखिए, उसको जो सर्कल करके, एंड यू गो अहेड एंड देन सॉल्व इट एट द एंड। ये सिचुएशन बेटर है, दिस इज द बेटर वे टू डू थिंग्स। एंड ये जो है एलएलएम, दे यूज डीप लर्निंग। आपने सुना होगा एआईएमएल करके, एआईएमएल लोग सीख रहे हैं। तो एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एमएल क्या है? मशीन लर्निंग। ओके। और दे यूज डीप लर्निंग टेक्निक टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलएलएम्स। तो उस एलएलएम में क्या कर सकता है? अपने आप को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकता है, सेंटीमेंट, ह्यूमन सेंटीमेंट का एनालिसिस कर सकता है। they can do language translation, they can summarize dense text। एक बार क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मर्स में हेल्प कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। दिस इज अ गिवन क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जनरेट टेक्स्ट, इट कैन आल्सो प्रोड्यूस स्टोरीज, आर्टिकल्स, पोएट्रीज एंड सॉन्ग्स। ओके। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट की। ये 21 फरवरी का आपका आर्टिकल था। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया दैट डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट टू इंक्लूड ऑल स्टैट्यूटोरियली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट्स, वेदर क्लासिफाइज्ड एज रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अदरवाइज। मैं बता रहा हूं आपको, इस बार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर कम्युनिटी रिजर्व पे था क्वेश्चन। लास्ट ईयर देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन कम्युनिटी रिजर्व, और इस साल जो है देयर माइट बी अ प्रोबेबिलिटी दैट दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का एक अमेंडमेंट आया है। ठीक है। अंडर द 2023 अमेंडमेंट ऑफ एफसीए, द एम्बिट ऑफ लॉ इज नॉट लिमिटेड टू ओनली रिजर्व फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट के डेफिनेशन में सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट तक नहीं इन्होंने लिमिट कर रखा है। FCA 2023, it bars the unauthorized non-forest use of any forest land। किसी भी टाइप के फॉरेस्ट लैंड का आप नॉन फॉरेस्ट यूज नहीं कर सकते विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ रिजर्व्ड फॉरेस्ट का आप अनऑथराइज यूज नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा एरिया विच इज क्लासिफाइड एज अ फॉरेस्ट, नॉट ओनली रिजर्व फॉरेस्ट, उसका आप नहीं यूज कर सकते विदाउट आस्किंग परमिशन। There has been a limit problem of limited acknowledgement of reserved forest area। तो जो FCA में है term reserved forest, it is used only in the limited context of de-reservation। रिजर्वेशन जो है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है उसको ठीक से नहीं किया गया। ओके, ठीक से डिफाइन नहीं किया गया, वो प्रॉब्लम है एफसीए 2023 में। इसको सिर्फ यूज किया गया है एक ही शब्द में, डी रिजर्वेशन। व्हाट इज दैट देखते हैं। तो सेक्शन 2(1) ऑफ द एफसीए सेज दैट नो रिजर्व फॉरेस्ट शैल सीज टू बी रिजर्व्ड विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंटर। मतलब कोई भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट को स्टेट डी रिजर्व नहीं कर सकता, कोई भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट को स्टेट डी रिजर्व नहीं कर सकते। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पूरे एक्ट में सिर्फ रिजर्व्ड फॉरेस्ट पे यही बात की गई है। कुछ नहीं लिखा गया है कि क्या प्यूनिटिव पनिशमेंट्स है, क्या व्हाट उसका डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करेगी सरकार, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ओनली थिंग इज रिटन कि डी रिजर्व आप नहीं कर सकते हो ऑलरेडी रिजर्व फॉरेस्ट को। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक। सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 क्या कहता है? सेंटर जो है वो डाइवर्ट कर सकता है फॉरेस्ट लैंड फॉर सर्टेन फैसिलिटीज विच आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स। इस पे क्या कह रहा है फिर से देखते हैं। सेंटर जो है फॉरेस्ट लैंड को हटा सकता है, डाइवर्ट कर सकता है कुछ फैसिलिटीज बनाने के लिए। यहां पर कंप्लेन क्या है देखिए, एफसीए में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर रख रहा है डाइवर्ट करने का फॉरेस्ट लैंड। क्यों? बिकॉज जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये ट्राइबल अफेयर्स है, वो कह रही थी कि जी ऐसी बात है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से बात करते हैं, हम ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल गर्ल्स के लिए टॉयलेट भी नहीं बना सकते। इतना हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना स्ट्रिंजेंट लॉज है एफसीए, पुराने वाले एफसीए 1980 वाले में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, कि हम बिल्कुल छू ही नहीं सकते ट्राइबल एरियाज में कोई टॉयलेट तक नहीं बना सकते। व्हाट इज ट्राइबल एरियाज? ट्राइबल एरिया इज अ
फॉरेस्टेड एरिया, ट्राइबल एरिया इज अ हेवीली फॉरेस्टेड एरिया, तो वहां पर फॉरेस्ट क्लियर करके ही ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ट्राइबल्स रहते कहां पर है? दे लिव अमंग द नेचर, दे लिव अमंग द फॉरेस्ट, वहां पर फॉरेस्ट क्लियर करके ही होगा। तो जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है और मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, दोनों ये कह रहे हैं कि ऐसी बात है कि हम ट्राइबल गर्ल्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम ट्राइबल यूथ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे। लेकिन वहां पर एक चीज पता चली हमें कि ऐसा नहीं है, दीज आर मियर एक्सक्यूजेस, बिकॉज ऑलरेडी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में लिखा हुआ है दैट सेंटर डाइवर्ट कर सकता है फॉरेस्ट लैंड को अगर वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स के लिए कुछ सर्टेन फैसिलिटीज उसको मैनेज करनी है। इसको यूज करके दे कुड हैव मेड, लेकिन इसी एक्सक्यूज को देके उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को डाइल्यूट कर दिया। ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द डॉक्यूमेंट, इफ यू गाइज रिमेंबर, ऑफ द इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स, उसमें दिया हुआ है बहुत डिटेल में, उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है फॉरेस्ट एरिया और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बीच। तो फॉरेस्ट एरिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड इट रिफर्स टू ऑल द जियोग्राफिक एरियाज विच आर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। ये क्या कर रहा है, फॉरेस्ट एरिया, ऑल, ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, जितना भी जियोग्राफिक एरिया है इंडिया में, जितना भी जियोग्राफिक एरिया है विच इज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। और फॉरेस्ट कवर क्या है? फॉरेस्ट कवर इज द मोर कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन, all lands more than 1 hectare in area having a tree canopy density of more than 10%। फॉरेस्ट कवर क्या है? जितना भी लैंड है विच इज मोर देन 1 hectare इन एरिया हैविंग ए ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10%। तो विच इज मोर कंप्रिहेंसिव, फॉरेस्ट एरिया जो कह रहा है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में प्रेजेंट है, या फॉरेस्ट कवर इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव जो कह रहा है कि जितने भी 1 हेक्टेयर का एरिया है जिसमें 10% से ज्यादा कैनोपी है तो वो फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। आपके घर के पीछे में बगान है 2 हेक्टेयर का, उस पर अगर आप 30% जगह पे पेड़ लगा दे तो क्या वो फॉरेस्ट कवर में आ जाएगा इंडिया के? आपके घर के पीछे 2 हेक्टेयर की जमीन है, उस पर आप 30% एरिया पे आप पेड़ लगा देते, तो क्या वो आ जाएगा फॉरेस्ट कवर में? यस, आएगा कि नहीं? 1 हेक्टेयर से ज्यादा है और 10% कैनोपी डेंसिटी से ज्यादा है, आएगा कि नहीं? तो विच इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, द फॉरेस्ट कवर, वेयर एज फॉरेस्ट एरिया इज ओनली दोज एरिया विच इज प्रेजेंट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो यहां पर दो चीजें नहीं होंगी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में प्रेजेंट है लेकिन मान लिया कि उसका डिफॉरेस्टेशन हो गया, फिर भी वो फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट माना जाएगा कि नहीं अंडर द फॉरेस्ट एरिया कैलकुलेशन? और कोई एरिया है विच इज एक्चुअली अ फॉरेस्ट बट इट इज नॉट गवर्नमेंट रिकॉर्ड, उस एरिया में तो कम ही होता है, उस एरिया इज द लिमिटेड डेफिनेशन एंड व्हाई फॉरेस्ट कवर इज द बेटर डेफिनेशन। ओके, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में क्या क्या ऐड होता है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में रिजर्व्ड फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, यूपीएससी कैन आस्क फॉरेस्ट रिलेटेड कांसेप्ट्स दिस टाइम बिकॉज ऑफ एफसीए 2023। ओके, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के पास 3 कैटेगरीज है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के पास 3 कैटेगरी है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। नाउ दीज 3 आर आल्सो इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट, व्हाट इज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड व्हाट इज एन अनक्लास्ड फॉरेस्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में टेक अप करें। अब हम बात करते हैं एक और आर्टिकल का, आर्टिकल 142। ये क्यों न्यूज में था, एनी आइडिया? बिकॉज ऑफ द चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस। याद है जो चंद्रचूड साहब डांट रहे थे उस ऑफिसर को, उसमें 142 यूज किया था। व्हाट इज 142? इट अलाउज, आर्टिकल 142 अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस between the parties where at times the law or statute may not provide a remedy। अगर लॉ और स्टैट्यूट जो है कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उस समय कंप्लीट जस्टिस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, बट इट हैज टू बी यूज्ड वेरी वेरी स्पेयरिंगली। बहुत ज्यादा इसको स्पेयरिंगली यूज करना है। कंप्लीट जस्टिस मतलब बेसिकली जितने भी लॉज को सुपरसीड करके, स्टैट्यूट्स को सुपरसीड करके एक जजमेंट पास कर सकता है। इजंट इट अ सुपर पावर, जस्ट लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर, इजंट इट अ सुपर पावर कि
जो है, जैसे राम मंदिर में, ओके, राम मंदिर वाले केस में हुआ था, अभी एक डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएल्टी दिया गया है अंडर कंप्लीट जस्टिस महाराष्ट्र के एक आदमी को, और पुणे का था, इफ यू मस्ट रीड द केस. In those cases, the courts can extend itself to put an end to a dispute. जैसे राम मंदिर वाले केस में किया था, in a manner that would fit the facts of the case but may not be necessarily true for the law that is guiding the case. क्या आप समझ में आया? यहां पर क्या, isn't it a way of natural justice as well? Complete justice से आप natural justice भी दे सकते हैं, है ना? The powers under Article 142 are extraordinary in nature. सिर्फ sparingly यूज करना है, एंड इसको जो है, इसका स्कोप और एक्सटेंट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद ने डिफाइन किया है. इसका जो स्कोप एंड एक्सटेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद ने डिफाइन किया है. ओके, ये भाई ऐसे लग रहा है जैसे मैं पकड़ा जाता था ना स्कूल में पेपर कॉपी करते हुए, कॉलेज में रादर, वैसे ही लग रहा है कि अभी पेपर कॉपी करते हुए पकड़ा गया. यूनियन कार्बाइड केस में कंप्लीट जस्टिस यूज किया था टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू विक्टिम्स, और उसमें कहा था कि पावर्स अंडर आर्टिकल 142 आर नॉट लिमिटेड टू स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस. ओके, आप ये समझिए, नहीं, इसके पहले भी 1962 का एक केस था, उसमें कहा था कि इट इज सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस. बाद में अपना स्टांस चेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, एंड सुप्रीम कोर्ट सेड कि नहीं, आर्टिकल 142 इज नॉट सब्जेक्टेड टू स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, एंड इट इज अ पावर विच इज अबव एनीथिंग एल्स, and it has to be used only curatively and in extraordinary situation, but this power is above anything else, and it can be used to provide justice, and it is not limited to constitutional limitations or statutory limitation. constitutional limitation कहां से आएगा? इसमें कोई आर्टिकल है जो 142 पे constitutional limitation डालेगा? आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32, yes, fundamental rights part 3. won't this provide a break on 142 that आप abrogate नहीं कर सकते किसी का फंडामेंटल राइट्स टू डू कंप्लीट जस्टिस, है ना? कर सकते, लेकिन यहां पर क्या बोला इन्होंने कि हम कर सकते हैं, दिस इज अ पावर बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, और इसको जो है स्पेयरिंगली यूज करना है, ओनली स्ट्रिक्टली यूज करना है, एंड टू प्रोवाइड अ रेमेडी जहां पर जिस लॉ या स्टैट्यूट गाइड कर रहा है उस केस को, वहां पर ना प्रेजेंट हो. ओके, हाँ, सप्लीमेंट करेगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 32 से ऊपर नहीं जा सकता था. इजंट इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर बोल रहा है कि 32 को सुपरसीड नहीं कर सकता, है ना? तो ये चीज है. सो दिस देयर वाज मेनी मल्टीपल केसेस जहां पर ये हुआ था, और मल्टीपल केसेस का डेफिनेशन से इवॉल्व करते करते आपका आर्टिकल 142 आया था, कंप्लीट जस्टिस. दिस वाज ए क्वेश्चन इन, आई थिंक प्रीवियस 2017-18 में प्रीलिम्स में पूछा गया था. ओके, ऑल राइट, और हो सकता है, अगेन आई एम सेइंग, हो सकता है इस बार तगड़ा क्वेश्चन आए इससे, लेकिन मेरे को 100% पता है, मेरे को 100% पता है दैट यू पीपल आर गोइंग टू सॉल्व इट. आई गेट, यू नो, समटाइम्स यू गाइज सेंड मी डीएम्स गेटिंग एक्साइटेड कि मैंने आराम से बैठ के सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया तो बन गया, पहले नहीं बन रहा था, शांत दिमाग से बना है तो बन गया. मेनी ऑफ यू हैव सेंड दिस डीएम. सो इसका मतलब क्या है? कंसेप्ट क्लियर है, सबको पता है, आपको बस शांत दिमाग से यूज करना है. ठीक है, तो इसी के साथ पहला अपडेट इंडियन एक्सप्रेस का, कल हम दूसरा अपडेट करेंगे, एंड ऐसे करते करते नेक्स्ट 10 डेज जो है आपका पूरा इंडियन एक्सप्रेस में 2 साल का खत्म करवा दूंगा. ठीक है.